डेफिनेटली अर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि इनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। और मगर चैलेंज ये है कि काफी लोगों को मालूम नहीं है ये प्रॉब्लम क्यों है और क्या इसका कारण है, जिसके कारण जो है बहुत सारे लोग जो हैं इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हो सकते हैं। तो एक सेकेंड होल्ड करिए प्लीज। तो आज हम बात करेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस एंड अर्थराइटिस इनके कारण क्या हैं और किस तरीके से इनको हम दूर कर सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद का जो मेन मकसद है कि दो मकसद है आयुर्वेद के, कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, कि जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की देखभाल की जाए और जो बीमार है उसको निरोगी किया जाए। तो आयुर्वेदा ना केवल एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है, आयुर्वेदा जो है वो क्यूरेटिव हेल्थ केयर भी है ना। तो दोनों तरीके से आयुर्वेदा जो है काम करता है। और नॉर्मली अर्थराइटिस हम कई बार बात करते हैं कि भाई जोड़ों में सूजन हो गई, कार्टिलेज डैमेज हो गया, है ना, बहुत सारी बातें करते हैं। मगर आयुर्वेदा इस पे एक अलग दृष्टिकोण रखता है। मॉडर्न मेडिसिन बोलती है, एलोपैथी बोलती है कि भाई अ, जो बॉडी के अंदर एंटीजन सेल्स होते हैं वहां पर कुछ होता है जिसके कारण स्वेलिंग हो जाती है। मगर क्या होता है उस पे मॉडर्न मेडिसिन इतना जो है व्याख्या नहीं कर पाती। मगर आयुर्वेदा ने जो अर्थराइटिस है जिसको आम वात बोलते हैं, उसको आयुर्वेदा ने बोला है कि भाई जब जो शरीर की जो अग्नि है ना, जैसे हमने बात करी थी कि 13 तरह की अग्नि होती है शरीर में। जब आयुर्वेदा बोलता है कि जो अब जब हम भोजन करते हैं वो भोजन जब ठीक से हजम नहीं होता, ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, तो जो अग्नि है, जैसे 13 तरह की अग्नि होती है। एक तो जठर अग्नि होती है जो हमारी पाचन अग्नि होती है, जो हमारे स्टमक और ये सब एरिया में जो होती है मणिपुरा चक्र में, इसको जठर अग्नि बोलते हैं। फिर सात धातु जो 7 टिश्यूज हमारे होते हैं, रस रक्त मांस मज्जा अस्थि मेद शुक्र धातु, वो जो है उसकी अग्नि होती है। तो हमारे भोजन से ये सातों टिश्यूज भी नरिश होते हैं। और फिर जो पंच महाभूत है, वायु अग्नि जल पृथ्वी आकाश, इनकी भी अग्नि होती है। तो जब शरीर के अंदर जो है किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल कारण के कारण जब ये अग्नि इम्बैलेंस होता है, तो जो जो उससे क्या होता है, आम आम मतलब होता है टॉक्सिन। जो जैसे अधपचा भोजन है, अधपच जब भोजन डाइजेस्ट नहीं होता तो वो क्या होता है, बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है और फायर, जो डाइजेस्टिव फायर है उसको खराब करता है। तो ये जो आम जो होता है, जो अमा होता है, जो टॉक्सिन होते हैं, जो वेस्ट होता है बॉडी का, ये जैसे हमारी बॉडी में जो एनर्जी के स्रोत हैं, है ना, एनर्जी का जो फ्लो है, नाड़ी, ये उनको ब्लॉक करते हैं। तो जब एनर्जी के जो स्रोत हैं वो ब्लॉक होते हैं तो शरीर के अंदर एंटीजन रिस्पॉन्स होता है जिसके कारण स्वेलिंग पैदा होती है। तो देखिए, आयुर्वेदा तो बिल्कुल बोलता है कि एंड में 90-95% जो बीमारियां हैं उनका मूल कारण यह है कि जो भोजन अगर सही से पच नहीं रहा, तो अधपचा भोजन ये जाके हमारे चक्रास नाड़ी स्रोतास को ब्लॉक करता है, जिसके कारण बॉडी के अंदर ये इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग होती है। तो ये बेसिक आयुर्वेदा का थॉट प्रोसेस है। उसके अलावा जो है अर्थराइटिस इम्बैलेंस इन प्रकृति, जैसे कि बेसिकली अर्थराइटिस क्या है, वात रोग है। बोलते हैं ना, हड्डियों के बीच में ग्रीस कमजोर हो गया, है ना, आवाज आ रही है। तो अगर कफा अच्छा होगा हमारी बॉडी में, तो कफा जो है लुब्रिकेंट का काम करता है। तो अगर कफा कमजोर है और वात बढ़ रहा है, वात क्या, वायु, वात क्या है, ड्राइनेस। तो जब वात शरीर के अंदर ज्यादा बनता है तो फिर अर्थराइटिस का कारण बनता है। इसलिए जब छोटे होते हैं तो छोटे बच्चों में कफा रोग होते हैं, लंग्स चेस्ट एंड अबव के रोग होते हैं, कफा रोग। मिड एज में पित्त रोग होते हैं, डाइजेस्टिव फायर के रोग होते हैं। और जैसे जैसे सब लोग बड़े होते हैं तो शरीर में वात ज्यादा बढ़ता है, इसलिए ड्राइनेस, एजिंग, फाइन लाइंस, रिंकल्स, अर्थराइटिस, ये सब वात रोग है ना, वायु। सो एक तो इम्बैलेंस इन प्रकृति,
ये कारण है अर्थराइटिस का। वीक जठर अग्नि, कमजोर जठर अग्नि, पाचन अग्नि कमजोर होना, जिसके कारण जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो नाड़ी को और चैनल्स को ब्लॉक करता है। और जैसे हमने कई बार चक्रास के सेशन में किया कि हमारा हर चक्रा किसी ना किसी ऑर्गन के साथ जुड़ा होता है, और उस चक्रा में ब्लॉकेज होने से मेंटल, इमोशनल और फिजिकल डिजीज होते हैं। बैक्टीरियल फ्लोरा इन द इंटेस्टाइन, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है इसके अंदर गुड बैक्टीरिया होता है। ठीक, ये गुड बैक्टीरिया जो है हमारे भोजन को अच्छे से पचाने में मदद करता है। अब जैसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स खाना, स्टीरॉयड खाने से क्या होता है, एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया बीमारी पैदा कर रहा है उसको तो मारता ही है, साथ में जो गुड बैक्टीरिया होता है उसको भी शरीर में मार देता है, जिसके कारण बैक्टीरिया का जो ये पूरी कॉलोनी है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण भी अर्थराइटिस होता है। आम बात जो मैंने बोला कि अनडाइजेस्टेड फूड भी जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, जो हड्डियों के बीच में ग्रीस होता है, ये इसको सिनोविल फ्लूइड बोलते हैं। ये सिनोविल फ्लूइड जो है ग्लूकोसमिन से बनता है। अब हमारे शरीर में नेचुरल रूप से ग्लूकोसमिन बनता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ग्लूकोसमिन बनना कम हो जाता है। तो जब ये बनना कम हो जाता है तो हड्डियां आपस में रगड़ा करने लग जाती है, और फिर दर्द और सूजन होता है ना। तो घुटने खराब हो जाते हैं, तो वेट बेयरिंग जॉइंट में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उसके बाद होता है र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा उंगलियां वगैरह उनकी टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं, विशेषकर महिलाओं को ज्यादा होता है, और यंग एज में महिलाओं को जो है जल्दी पकड़ लेता है। र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको गठिया बोलते हैं लोग, ये ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उनको ये नहीं पता लगता कि बॉडी का पार्ट को सेल कौन से हैं और दुश्मन के सेल कौन से हैं। तो वो क्या करते हैं कि बॉडी के सेल को ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम बॉडी को ही नुकसान पहुंचा रहा है, इसका इलाज नहीं होता। और फिर डॉक्टर साहब जो है इम्यूनिटी डाउन करने की दवाई दी जाती है, बहुत सारे लोग बहुत पेन किलर्स इंजेक्शन लगाते हैं उनको। तो ये बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज है। उसके बाद कई लोगों का यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, तो उनको भी जॉइंट में पेन होता है। जो लोग अल्कोहल ज्यादा लेते हैं या प्रोटीन ज्यादा खाते हैं, या किसी कारणवश किडनी फ्लश आउट नहीं कर पाती, तो ये जो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड है, ये क्रिस्टल्स होते हैं इसके, और बड़े पैने क्रिस्टल्स होते हैं। तो ये जो यूरिक एसिड है ये जॉइंट में डिपॉजिट हो जाता है, और फिर ये पेनफुल हो जाता है। उसके बाद ऑक्सीडेटिव डैमेज, फ्री रेडिकल्स। जैसे ऑक्सीजन जब अंदर जाती है एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है, मगर इस प्रोसेस में इसके कुछ कण टूट जाते हैं। इन टूटे हुए कणों को फ्री रेडिकल बोलते हैं। ये ह्यूमन बॉडी ह्यूमन ये जो फ्री रेडिकल हैं, ये ह्यूमन बॉडी में जाके सेल्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं, आक्रमण करते हैं, और हमारे शरीर में जब भी कोई आक्रमण होता है तो सूजन होती है। तो ये फ्री रेडिकल भी कारण है अर्थराइटिस करने का। यस। तो आज मैंने कई सारे कारण बताए आपको ये अर्थराइटिस होने के। तो आप चैट में लिखेंगे कि ये कारण पहली बार आपने जाना, कोई चैट में डालेंगे, लिखेंगे कि भाई मेरे को ये वाला कारण जो है ये मेरे को मालूम नहीं था कि ये इस कारण से भी जो है अर्थराइटिस होता है। तो देखते हैं किस किसने ध्यान से सुना, और चैट में लिखिए आप। मेरे को रेफर कीजिए AMITH ताकि मुझे पता लगे कौन कौन ध्यान से सुन रहा है, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो फिर आगे आप जब अपने सेशंस करेंगे तो इनको आप यूज भी कर पाएंगे। तो जब तक मैं आगे बता रहा हूं तो जरूर चैट में लिखिए। अब हमने जो जो कारण बताए हैं उन कारण का हम निवारण जो है, गौरव जी बोले वीक जठर अग्नि है, या डाइजेस्टिफायर वीक होगी तो अनडाइजेस्टेड फूड जॉइंट में डिपॉजिट होगा। सुशील जी बोल रहे आमवात, आमवात अमा, अमा टॉक्सिन पैदा होता है। तो वात के साथ वायु, तो पहले क्या हुआ कि वो अधपचा भोजन अमा बना, टॉक्सिन बना, फिर वात यानी वायु के साथ वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। खीम सिंह जी बोले क्रिस्टल फॉर्मेशन, यस, यूरिक एसिड जो होता है, ज्यादा यूरिक एसिड अगर शरीर में बने तो फिर वो जॉइंट में डिपॉजिट हो जाता है, तो वो भी एक कारण है जॉइंट पेन का। तो बहुत सारे कारण जी, ग्रेट। सो अब इसमें हम जैसे जैसे हमने कारण की बात करी, तो अब हम निवारण की भी बात करेंगे
कि हमने बोला सबसे पहला तो प्रथम काम है कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है तो फिर ये दिक्कत जो है ज्यादा है। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम को, जठर अग्नि को अच्छा करने के लिए गैस्ट्रोकेयर हमारा एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। क्योंकि जो सबसे नुकसानकारक आपके घर में है वो है एंटी एसिड। जाइडिन, डाइजीन, जिंटेक, ओम्प्रोजोल, पेंटोजोल, ये सारे एंटी एसिड्स हैं। ये एंटी एसिड का मतलब क्या हुआ कि स्टमक में हमारे अग्नि है, और वो बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है शरीर में, स्टमक में। तो जब आप एंटी एसिड खाते हैं जो एल्कलाइन होता है, तो वो क्या करता है, जाके इस एसिड को डिसॉल्व कर देता है, और आपकी स्टमक जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, एल्कलाइन हो जाती है। तो जब आपकी स्टमक एल्कलाइन हो जाती है तो आपके ब्रेन को मैसेज जाता है, अरे मेरे मालिक की स्टमक तो एल्कलाइन होगी, इसे तो एसिडिक होना चाहिए, तो आपका ब्रेन बोलता और एसिड छोड़ो। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम बहुत शुरू हो जाती है। और जब आपकी स्टमक में एसिड लेवल बैलेंस नहीं रहता, तो फिर जो ब्लोटिंग बोलते हैं ना, ब्लोटिंग, गैस, खाने के बहुत देर बाद भी डकार आ रही है ना, खाने का टेस्ट आ रहा है, इसका मतलब भोजन हजम नहीं हो रहा। तो एंटी एसिड्स मत खाइए। गैस्ट्रोकेयर जो हमारा प्रोडक्ट है, ये कोई गैस की दवाई नहीं है, उसको तो ठीक करेगा। तो बेसिकली जो हमारा स्टमक, हमारा जो मुंह में खाना जाता है और पूरा प्रोसेस होकर जब तक बाहर निकलता है, इसको गट हेल्थ बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल है ना सिस्टम होता है हमारा। तो यहां पर इसमें अदरक, काली मिर्च, पिपली, अदरक, काली मिर्च, पिपली को त्रिकटु बोलते हैं आयुर्वेद में। ये हमारी अग्नि को बैलेंस करता, ना बढ़ने देता ना घटने देता। ज्यादा अग्नि होगी, तीक्ष्ण अग्नि होगी, एसिडिटी करेगी, और कम अग्नि होगी तो पाचन ठीक से नहीं करेगी। तो अग्नि बैलेंस रहनी चाहिए। बेल, बेल जो है ठंडक देता है हमारे, जो आपने देखो गर्मियों में लोग बेल का जूस पीते हैं। लिक्रिस मुलेठी, ज्यादा एसिडिटी से अल्सर हो जाता है स्टमक में, इंटेस्टाइन में, तो मुलेठी जैसे गले में खराश होती है ना, मुलेठी खाते हैं तो लेप बना जाता है। इसी प्रकार से मुलेठी जो है, ये हमारे जो स्टमक और इंटेस्टाइन में अगर किसी के अल्सर हो रहे हैं उसको भी रिपेयर करता है। पिपरमिंट, पुदीना हम जानते हैं पेट में दर्द हो रहा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहा था, पिपरमिंट। अजवैन, अजवैन हम जानते हैं पेट में दर्द वगैरह हो रहा है, पाचन के लिए अच्छा होता है। तो गैस्ट्रोकेयर एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, इसको दिन में 2 बार लीजिए। करीब, अगर आप स्वस्थ हैं तो भी, जैसे हमने बोला ना कि अगर अच्छा पाचन नहीं होगा तो भोजन जो है उसका सात धातु में परिवर्तित नहीं होगा। इसलिए अगर आप स्वस्थ हैं तो भी, क्योंकि कोई दवाई तो आपको कोई दे नहीं रहा, अदरक, काली मिर्च, पुदीना, बेल, अजवाइन, ये सारे डाइजेशन को बढ़ाते हैं हमारे। तो कम से कम 1.5 महीने का या 3 महीने का कोर्स करिए, बहुत बढ़िया, आपका बॉडी से टॉक्सिन भी निकलेंगे, फैट भी डिजॉल्व होगा, और साथ में आपके जो है वेट भी कम करेगा, अग्नि भी अच्छे करेगा। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है गैस्ट्रोकेयर, दिन में 2 बार लेना चाहिए भोजन के बाद। उसके बाद जो हमारे शरीर में पाचन टॉक्सिन को बाहर निकालता कौन है, लिव हेल्थ, लीवर हमारा। तो लिव हेल्थ जो है, ये हमारा एक तो लीवर के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। दूसरा जो है, लीवर हमारे ग्लूकोज को बैलेंस करता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में होता है वो जाके लीवर में स्टोर हो जाता है। लीवर हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। लीवर बाइल जूस रिलीज करता है, जिससे जो फैट्स एंड ऑयल्स आप खाते हैं वो हजम होता है। तो शरीर में, अब ज्यादातर आपने कई लोगों को देखा हो ना, वजन बढ़ने से भी जॉइंट पेन हो जाता है। तो लीवर का बहुत बड़ा रोल है ग्लूकोज में, बॉडी को टॉक्सिन को निकालने में, फैट्स एंड ऑयल को डाइजेस्ट कराने में, बैड कोलेस्ट्रॉल जो धमनियों में ब्लॉकेज करता है उसको चेंज करने में, तो बहुत अच्छा है। तो लिव हेल्थ जो हमारा प्रोडक्ट है, इसमें ग्रेप सीड है, मुनक्का, मुनक्का जो है, जैसे कई लोगों को ना कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसमें भी अच्छा काम करता है। मुनक्का डिटॉक्सिफाई करता है लीवर को। कुटकिन क्या करता है, लीवर के चारों एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिससे टॉक्सिन उसके अंदर नहीं जाते हैं। काल मेघ, काल मेघ क्या करता है हमारा, ये बाइल का सेक्रेशन बढ़ाता है। तो कई लोगों को आपने देखा होगा ना कि गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाता है। स्टोन क्या होता है गॉल ब्लैडर में, वो बाइल इकट्ठा होता रहता है वहां पे। या जिन लोगों को चिकनाई ज्यादा है बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो उसका भी स्टोन बन जाता है। तो लिव हेल्थ जो है ये बाइल सेक्रेशन अच्छा करता है। और कई बार ये भी देखा गया है, मतलब कि जो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बन रहे थे वो कोलेस्ट्रॉल के और बाइल जूस के, उसको भी रिमूव करने में मदद करता है। मिल्थिसिल जो है लीवर के सेल को रीजेनरेट करता है। और पिपली जो है एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तो अगर अपने पाचन को आप अच्छा करना चाहते हैं तो गैस्ट्रोकेयर और लिवर हेल्थ का 1.5 से 3 महीने का कोर्स करिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे। उसके बाद हमने एक बात करी थी कि भाई गट जो आपका बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो फ्लो है, जो गुड बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में है, जो हमारे भोजन को अच्छे से पचाता है, वो भी जरूरी है।
इसलिए प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक क्या होते हैं? गुड बैक्टीरिया होता है। जैसे दही है ना, दही में जब हम दूध को दही में करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें वो छोटा सा अंश डालते हैं दही का जिसमें गुड बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, और फिर वो पूरा का पूरा दही बन जाता है। तो जो भी हम फर्मेंटेशन करते हैं वो सब गुड बैक्टीरिया है। इसी प्रकार से हमारे इंटेस्टाइन में भी गुड बैक्टीरिया होता है जो हमारे भोजन से पोषक तत्वों को निकालने में मदद करता है, एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है। तो अब कई बार एंटीबायोटिक खाते हैं या कई कारणों से ये गुड बैक्टीरिया जब कम हो जाता है तो शरीर भोजन से जो है न्यूट्रिशन नहीं निकल पाता है ना। तो इसलिए प्रोबायोटिक लेना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो वीएलसीसी वेल्थ साइंस का जो प्रोबायोटिक है, प्रोबायोटिक मतलब गुड बैक्टीरिया, और प्रीबायोटिक का मतलब हुआ जो बैक्टीरिया को फूड चाहिए जिंदा रहने के लिए, वो भी इसके अंदर है। इसलिए को प्री प्लस प्रोबायोटिक बोलते हैं। ये क्या करेगा? एक तो गुड बैक्टीरिया को बैलेंस करेगा, डाइजेशन को बढ़ाएगा, मेटाबॉलिज्म पाचन को बढ़ाएगा, इंटेस्टाइन की हेल्थ को इंप्रूव करेगा, न्यूट्रिशन का बॉडी में एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, और यही इंपॉर्टेंट होता है इम्यूनिटी के सेल्स के बनने के लिए भी, है ना। तो इसलिए प्रोबायोटिक बहुत जरूरी है, प्री प्लस प्रोबायोटिक। क्योंकि अगर आपकी इंटेस्टाइन में अगर गुड बैक्टीरिया होगा तो फिर वो बैड बैक्टीरिया को जगह नहीं देगा घुसने के लिए, है ना। जैसे कई बार जब डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक देते हैं तो एंटीबायोटिक के कोर्स के बाद वो आपको एक सैशे देते हैं कि भाई रोज इस सैशे को पीना। वो सैशा क्या होता है? प्रोबायोटिक होता है। क्योंकि एंटीबायोटिक ने गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों को मार दिया। तो जब आप गुड बैक्टीरिया प्रोबायोटिक लेते हैं तो होता क्या है कि वो पूरी जगह को घेर लेता है और बैड बैक्टीरिया को घुसने की जगह नहीं देता। तो प्रोबायोटिक का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर कोई मुझे पूछे पाचन पाचन के लिए क्या करना चाहिए, गैस्ट्रो के लिव हेल्थ भोजन के बाद 2 टाइम, और प्रोबायोटिक 2 टाइम भोजन से पहले, भोजन से आधा घंटा पहले लीजिए प्रोबायोटिक। क्योंकि प्रोबायोटिक क्या करता है, इसका रोल होता है इंटेस्टाइन में, जो मैं बार बार बोल रहा हूं। तो इसलिए अगर आप भोजन के बाद लेंगे तो फिर वो वहीं पर बैठा रहेगा। अगर आप थोड़ा सा खाली पेट लेंगे, भोजन से पहले लेंगे, तो वो स्टमक को बाईपास करके इंटेस्टाइन में चला जाएगा और अपना काम शुरू कर लेगा। तो प्रोबायोटिक भोजन से पहले और जो है गैस्ट्रो के लेवल भोजन के बाद, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद हमने बात करी थी फ्री रेडिकल डैमेज, ऑक्सीडेशन के कारण भी जोड़ों में सूजन होती है। तो अगर प्रॉब्लम का नाम ऑक्सीडेशन है तो इलाज का नाम है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? जो डैमेज करने वाले ऑक्सीजन के कण होते हैं इनको न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसे विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ए एक एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है ना। अब ये मिलते हैं फल और सब्जियों में। अब फल और सब्जियां हम लोग कम खाते हैं आज के दौर में, जिसके कारण ये फ्री रेडिकल डैमेज बढ़ता रहता है। जोड़ों में ज्यादा होता है तो अर्थराइटिस हो जाता है, लंग्स में ज्यादा होता है ब्रोंकाइटिस हो जाता है, लीवर में ज्यादा होता है हेपेटाइटिस होता है, किडनी में ज्यादा होता है नेफ्राइटिस होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट लेने चाहिए। तो यहां पर एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया हमने, मैक्सोरेक। इसका नाम मैक्सोरेक क्यों दिया? मैक्स का मतलब मैक्सिमम और एक का मतलब है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ऑक्सीजन के कण जो ये रेडिकल बॉडी में डैमेज कर रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करने की, न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी को ऑरेक बोलते हैं। तो हमने क्या लिया इसमें? हल्दी से करक्यूमिन। करक्यूमिन एंटीऑक्सीडेंट होता है, स्वेलिंग दूर करता है, एंटी कैंसर गुण भी है इसके। आंवला जो है विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है, रिजुविनेट करता है। अनार में एलिजिक एसिड होता है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है। अनार जो हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। और लिक्रिस मुलेठी में पाया जाता है जो स्वेलिंग दूर करता है। तो ये ना केवल एंटीऑक्सीडेंट है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। तो मैक्सोर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। कहीं पर भी फाइब्रॉइड बन रहे हैं, सिस्ट बन रहे हैं, स्वेलिंग हो रही है, इन सब में जो है ये बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद हमने बात करी ऑर्थो अर्थराइटिस कब होता है? जब हड्डियों के बीच का जो ग्रीस है, जो कार्टिलेज है, वो कमजोर हो जाता है। अब ज्यादातर ये सी फूड में मिलता है ग्लूकोसमिन पर। जैसे नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में लोग ग्लूकोसमिन सी फूड कम नहीं खाते हैं, इसके कारण ग्लूकोसमिन की मात्रा कम हो जाती है। ऑर्थोएट जो है हमारा प्रोडक्ट है, इसमें गिलॉय है। गिलॉय को अमृता बोलते हैं आयुर्वेद में, जो एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, फ्री रेडिकल को डैमेज को हटाता है। सलाई गुगल अदरक और निर्गुंडी 3 जड़ी बूटियां हैं जो दर्द और सूजन हटाती है। यानी कि दर्द और सूजन हटाने के लिए आपको पेन किलर खाने की जरूरत नहीं है, केमिकल खाने की जरूरत नहीं है।
ये जड़ी बूटियां प्राकृतिक रूप से दर्द और सूजन हटाती हैं। और साथ में इस टैबलेट में 375 मिलीग्राम ग्लूकोसमिन भी है, जो हमारे ग्रीस को रिपेयर करेगा। देखिए कितनी अच्छी फॉर्मुलेशन है। फ्री रेडिकल डैमेज भी हटा रहा है, दर्द भी हटा रहा है, सूजन भी हटा रहा है, और जो ग्रीस कमजोर हो गया उसको रिपेयर भी कर रहा है। इसलिए इसको 2 बार लेना चाहिए, चाहे तो 3 बार भी ले सकते हैं अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो। ऑर्थोइड बहुत ही शानदार है। तो अगर कोई आपको बोलता है ये सूजन बहुत ज्यादा है, तो आप मैक्सोरेक के साथ ऑर्थोएड देंगे, तो सूजन जो है बहुत तेजी से कम होनी शुरू होगी। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है अर्थराइटिस के लिए। उसके बाद हमने बात करी थी कि जो शरीर में स्वेलिंग बहुत है आजकल, और इसका बहुत बड़ा कारण है जो आज हम सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल वगैरह ले रहे हैं। ऐसे ऑयल में ओमेगा 6 और ओमेगा 9 ज्यादा होता है। ओमेगा 6 और ओमेगा 9 शरीर में स्वेलिंग पैदा करता है। हमें लेना चाहिए ओमेगा 3। ओमेगा 3 क्या करता है? ओमेगा 6 के विपरीत हमारे शरीर में स्वेलिंग कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, इम्यूनिटी सेल्स को बढ़ाता है, स्किन के लिए अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, एंटी कैंसर गुण है, बड़े गुण है। तो ओमेगा 3 अगर हम लेते हैं तो शरीर से स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हटाने में भी मदद करता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थराइटिस क्या है, वात रोग है, वायु बढ़ रही है, वात बढ़ रहा है, ड्राइनेस बढ़ रही है। तो अगर हम ऑयल मसाज करेंगे इसके ऊपर, तो ऑयल क्या करता है? ये कफा बढ़ाता है। कफा मतलब लुब्रिकेंट। तो इसलिए यैप ऑयल और जेल हमारी बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं। तो आप अगर किसी को ऑर्थोएड, मैक्सोरेग ये सब प्रोडक्ट दे रहे हैं, साथ में आप उनको बोलिए यैप ऑयल से मसाज करें। और विशेषकर अगर आप सीनियर सिटीजन हो गए हैं, 60 साल एंड अबव हो गए हैं, तो हफ्ते में कम से कम 2 बार तो जरूर ऑयल मसाज करना चाहिए पूरे शरीर के ऊपर। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वायु बढ़ जाती है, वात बढ़ जाता है, ड्राइनेस बढ़ जाता है। तो अगर आप हफ्ते में कम से कम 2 बार ऑयल मसाज करेंगे, पूरी बॉडी पे करेंगे, और विशेषकर जहां पर आपको जॉइंट पेन हो रहा है वहां पे तो और अच्छे से करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, है ना इसमें। तो इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, कैमोमाइल है, नटमेग है, विंटरग्रीन है, पेपरमिंट है ना, कपूर है, ये सारी हैं। तो किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप ऑयल मसाज करके फिर जेल भी लगा सकते हैं ना, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लियर हुआ सबको कि अर्थराइटिस का कारण क्या है, और हमारे पास कितने जो है शानदार इसके अंदर सप्लीमेंट्स हैं जो इसमें काम करते हैं। अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं जो इससे जुड़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब हड्डी, पोरोसिस मतलब खोखली हो गई। जैसे आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, लेफ्ट में हेल्दी बोन है, उसकी डेंसिटी आप देखिए, हड्डी की डेंसिटी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है। और राइट में जो आप हड्डी देख रहे हैं वो खोखली नजर आ रही है, वो ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, हड्डियां खोखली होगी। इसका कारण क्या है कि एक तो महिलाओं में मेनोपॉज के बाद शुरू हो जाता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये कैल्शियम का एक जमाव भी करता है। हमारे शरीर में 2 प्रोग्राम चल रहे हैं, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। हड्डियों में कैल्शियम का जमना और हड्डियों से कैल्शियम को निकलना। अब यंग एज में तो ठीक चलता रहता है, मगर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो क्या होता है, विशेषकर महिलाओं में क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने से कैल्शियम का जमाव कम हो जाता है ना। और मेनोपॉज के बाद महिलाओं में केवल 20% एस्ट्रोजन रह जाता है, जिसके कारण हड्डियों में कैल्शियम जमाव केवल 20% हो जाता है। तो इसलिए हड्डियां खोखली होने लग जाती हैं। तो बहुत सारी महिलाएं बोलते हैं, अरे हमको तो फाइब्रॉइड बनने लगे हैं, सिस्ट बनने लगे हैं, हड्डियां कमजोर होने लगी हैं, शरीर में दर्द, झंझनाहट सी होने लगी है ना, बोन्स में पेन होने लगा है। तो ये सब जो सिम्टम है वो ऑस्टियोपोरोसिस के हैं। अ, जैसे बहुत सारी महिलाओं में सिस्ट बनता है तो ओवरी के ऑपरेशन हो जाते हैं। ओवरी जो है एस्ट्रोजन बनाती है, तो इसके कारण हो जाता है। मेन में भी शुरू होता है, जैसे महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। हमारी जो किडनी है, ये विटामिन डी का निर्माण करने में मदद करती है। तो अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है ना, तो उनमें भी आपने देखा होगा हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उनको भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइपरथायराइड, जिन लोगों का थायराइड ग्लैंड ज्यादा थायरोक्सिन रिलीज करता है, वहां पर भी कैल्शियम ज्यादा निकलता है, क्योंकि थायरोक्सिन क्या करता है, एक्स्ट्रा कैल्शियम को शरीर से बाहर निकालता है। अल्कोहल एंड स्मोकिंग,
जैसे हमने बात किया कि स्मोक जो है ये, अब देखिए पूरी बॉडी में जो ऊर्जा जाती है वो आपकी ऑक्सीजन के द्वारा जाती है। अब अगर कोई व्यक्ति जो है स्मोकिंग करता है तो फिर वो पूरा कोल तार जमा हो जाता है लंग्स में। इसके कारण लंग्स की पंपिंग की कैपेसिटी कम हो जाती है। लंग्स पंप नहीं करते तो वो ऑक्सीजन अंदर खींच नहीं पाते, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकाल पाते, और ये विषैली कार्बन डाइऑक्साइड फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है और फिर शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है ना। तो ये भी तो ये भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में नुकसान करते हैं। जब शरीर में एसिडिटी ज्यादा बनती है, एसिड ज्यादा बनता है, तो भी कैल्शियम का शरीर से डिपोजिशन कम हो जाता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, शरीर में का नियम है आइदर यूज इट और लूज इट। तो जब आपने देखा होगा ना, बोलते हैं आप खेलोगे कूदोगे एक्सरसाइज करोगे तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, है ना, तो उनकी डेंसिटी बढ़ती है। पुअर डाइजेशन, अब अगर भोजन हम ठीक से नहीं कर रहे हैं और भोजन बैलेंस नहीं है और भोजन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो जैसे हमने बात करी थी ना कि भोजन से 7 धातु बनती हैं, जिसमें जो है हड्डी भी एक धातु है हमारी, बोन। तो अगर डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है तो भी शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। उसके बाद एंटी एसिड्स मैंने बताया, ये भी कैल्शियम का डिपोजिशन कम कर देते हैं। और बहुत सारे स्टेरॉइड लेने में भी शरीर को नुकसान पहुंचता है। तो ये सारे कारण हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, महिलाओं में और पुरुषों में। अब यहाँ पर महिलाओं में हमने बात करी कि मेनोपॉज के बाद उनका एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है और कैल्शियम डिपॉजिट कम हो जाता है। इसलिए वुमन हेल्थ हमने एक प्रोडक्ट बनाया जिसमें फॉलिक एसिड, जिंक, आयरन, कॉपर है जो हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा। इसमें 500 मिलीग्राम कैल्शियम साइट्रेट है जो कैल्शियम देगा। और इसमें एक जड़ी बूटी हड़जोड़, जिसको फाइटो एस्ट्रोजन बोलते हैं, यानी कि एक ऐसा प्लांट है जो शरीर को एस्ट्रोजन का भ्रम देता है, मिमिक करता है। हम कोई अलग से एस्ट्रोजन नहीं दे रहे, मिमिक करता है, जिसके कारण शरीर 30 से 50% कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। इसमें शतावरी है जो हार्मोनल प्रॉब्लम दूर करते हैं। इसमें अनंत मूला जो ब्लड को प्योरीफाई करता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में, एनीमिया में वुमन हेल्थ का भी बहुत बड़ा, हार्मोनल प्रॉब्लम में, गायनी प्रॉब्लम में वुमन हेल्थ का भी बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद हमारी जो हड्डियां, वो खाली कैल्शियम तो है नहीं, कैल्शियम भी है, विटामिन भी है, मिनरल भी है, मैग्नीशियम भी है ना, मैंगनीज भी है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट भी है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इतना बैलेंस डाइट तो हमारी है नहीं, इसलिए हमने एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया, वाइटा मिनरल, जिसमें 30 तरह के विटामिन और मिनरल हैं जो हमारी शरीर की विटामिन और मिनरल की बेसिक जरूरत को पूरा करते हैं। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा है, B1, B2, B6, B12, बी कॉम्प्लेक्स पाचन के लिए अच्छा है। विटामिन B3 जो है स्किन के लिए अच्छा है। कैल्शियम फास्फोरस जो है हड्डियों के लिए अच्छा है ना। आएंगे कहाँ से? आएंगे तो भोजन से ही। अब भोजन बैलेंस नहीं है तो विटामिन मिनरल इसलिए हमें रेगुलर लेना चाहिए। तो जो महिलाएं बोलती भाई थकान बहुत है, कमजोरी बहुत है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, थकान कम हो रही है, तो आप वुमन हेल्थ विटामिन मिनरल लीजिए। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। विटामिन मिनरल तो हम सबको ही लेना चाहिए। आप बोलते बोलते हैं जी मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे तो कोई रोग नहीं है, मगर मैं स्वस्थ रहना चाहूँ, तो एंटीऑक्सीडेंट मैक्सोरेक और विटामिन मिनरल रेगुलर लीजिए। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन मिनरल की कमी से ही बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। उसके बाद कैल्शियम D3 है, जैसे वुमेन हेल्थ तो विशेषकर महिलाओं के लिए, और पुरुषों को भी कैल्शियम चाहिए। और बहुत कई महिलाओं में जैसे क्या होता है, वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते ठीक से। वुमेन हेल्थ में आयरन भी है और विटामिन, तो इसलिए आप कैल्शियम+D3 ले सकते हैं। इसमें भी कैल्शियम साइट्रेट है, इसमें भी हड़ जोड़ है, इसमें भी मैग्नीशियम वगैरह है जो कैल्शियम देगा भी और एब्जॉर्ब भी करेगा। तो अगर आप वुमन हेल्थ दे रहे हैं तो फिर कैल्शियम D3 मत दीजिए, और कैल्शियम D3 दे रहे हैं तो वुमन हेल्थ मत दीजिए, क्योंकि दोनों में कैल्शियम है हमारा। तो अगर किसी व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस भी हो रहा है, अर्थराइटिस भी हो रहा है, तो आप कैल्शियम D3 और ऑर्थोएड उनको दे सकते हैं। ये भी कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, है ना। और बेहतर रिजल्ट चाहिए, विटामिन मिनरल साथ में दे सकते हैं, तो बहुत ही। तो ऑर्थोएड, कैल्शियम D3 और विटामिन मिनरल तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है अलॉन्ग विद याप ऑयल। उसके बाद हमने बात करी थी कि किडनी का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर किडनी में जो है किडनी ठीक से ना काम करे तो विटामिन D3 ठीक से नहीं बनता। दूसरा हमने ये भी बात करी थी कि अगर किडनी ठीक से काम ना करे तो यूरिक एसिड फ्लश आउट नहीं हो पाता। इसलिए नेफ्रोफिट जो हमारा प्रोडक्ट है, नेफ्रो क्यों नाम दिया? नेफ्रॉन्स हमारे किडनी के फिल्टर होते हैं।
तो नेफ्रो क्या करता है, ये किडनी को सपोर्ट करता है। किडनी का काम क्या है, यूरिन को बाहर भेजना, जिससे जो ब्लड यूरिया है ये सब चीजें बाहर निकलती हैं। तो वरुण गौक्षुर ये यूरिन का प्रवाह ठीक करते हैं। पशान वेद स्टोन को पाउडर करता है। गिलोय किडनी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। आंवला एंटीऑक्सीडेंट है। और पुनर्नवा किडनी के सेल को रिजनरेट करने में मदद करता है। तो अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, यूरिन संबंधी प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आप नेफ्रोफिट भी उनको दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा सेशन था जो हमने बात करी। हमने बात करी भाई अर्थराइटिस क्यों हो रहा है, हमने बात करी ऑस्टियोपोरोसिस क्यों हो रहा है, हमने बात करी कौन कौन से कारण हैं, और फिर हमने बात करी कि वीएलसीसी वेलसेंस के कौन कौन से सप्लीमेंट्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा कि ना केवल हमने कारण की बात करी, हमने निवारण की भी बात करी। तो आप में से कोई शेयर करना चाहेगा कि आज आपने क्या नया सीखा?